Morning class. Welcome to my chemistry class. Write down the today's heading: integrated rate equation. Integrated rate equation for first order gas phase reaction. Integrated rate equation for first order gas phase reaction. Integrated rate equation for first order gas phase reactions. ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमें इक्वेशन सीखनी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सीखनी है। मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपने इंटीग्रेट करके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला था। इधर भी वही सीखना है। बस फ़र्क क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस स्टेट के अंदर, बस इतना फ़र्क है। लेट्स से आपके सामने कोई रिएक्शन है, ए गिव्स बी एंड सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मेंशन कर दिया। मान लो इसका इनिशियल प्रेशर क्या है, पी नॉट है। ठीक है, अभी रिएक्शन नहीं हुई है तो यहाँ प्रोडक्ट भी नहीं बना है। अब इसमें से आपका पी डिकम्पोज कर गया। ठीक है, पी डिकम्पोज कर गया तो यहाँ पे पी बन जाएगा, यहाँ पे पी बन जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का। कितना बचेगा यहाँ पे प्रेशर, पी नॉट माइनस पी। इधर कितना बचेगा, पी, और इधर कितना बचेगा, पी। इतना क्लियर है। ये वाला जो स्टेप रखा है मैंने, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे रखा है, और ये वाला स्टेप एट टाइम टी, एट टाइम टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप ये देखो कि रिएक्शन के अंदर, आई मीन रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। किसी कंटेनर के अंदर आप रिएक्शन करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर आपने ए रिएक्टेंट लिया, उसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, पी नॉट में से पी डिकम्पोज कर गया, यूज़ हो गया ये वाला प्रेशर, यहाँ पे पी बन गया, यहाँ पे पी बन गया। कितना बचा, पी नॉट माइनस पी। इधर कितना बचा, पहले कुछ भी नहीं था, बाद में पी आ गया, पी। इधर कितना बचा, पहले कुछ भी नहीं था, बाद में पी आ गया, पी। तो आप ये देखो कि इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर ऑब्जर्व होगा, इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर ऑब्जर्व होगा, इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर ऑब्जर्व होगा। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि मुझे पी टोटल बताओ, मैं अगर आप लोगों से पूछूं मुझे पी टोटल बताओ, तो किसके इक्वल होगा, ये वाला प्रेशर पी नॉट माइनस पी, ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर। इतना समझ आया? ठीक है, जिसमें से आपका एक पी और एक पी तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है। ठीक है, तो बचेगा क्या, पी नॉट, सॉरी पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। सही है, यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लो, तो p इज इक्वल टू पी टोटल इधर चला जाएगा, यानी कि पी नॉट माइनस पी टोटल, जिसको मैं t लिख देता हूँ फिलहाल। आपको पता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाय ए, ये होती है ना। बट ये तो रिएक्शन जो आपके सामने लिखी हुई है प्रेशर की टर्म्स में, तो मैं अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं तो 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल प्रेशर और प्रेशर एट टाइम टी। ठीक है जी, इतना समझ में आया? आपने छोटी क्लासेस कह रहा हूं, पिछली कुछ क्लासेस के अंदर पढ़ा था आप लोगों ने कि जो ए नॉट होता है उसको मैं ए लिख सकता हूं, और जो ए टी होता है उसको मैं ए माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो इसी तरीके से पी टी को क्या लिख सकता हूं मैं, पी नॉट माइनस पी, है ना। तो यहां चेंज कर रहा हूं मैं अब 2.303 लॉग पी नॉट में आपने कोई चेंज नहीं करना है, नीचे क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी, और यहां आ जाएगा टी। और आपने थोड़ी देर पहले पी की वैल्यू निकाली है, देखो P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी टी। यहाँ पे P कैपिटल T है, मतलब टोटल प्रेशर। उठा के यहाँ पे पुट कर दो, 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट माइनस पी टी। ठीक है जी, मिस्टेक तो नहीं हुई ना, गड़बड़ हुई कुछ, कुछ गड़बड़ हुई है। ये ठीक है, आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, पी नॉट
पी इधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस डाला, ये तो कैंसिल हो रहा है। क्या मिस्टेक हो गई? मिस्टेक मिल गई, प्लस माइनस, ठीक है। अब ये आपका, इसको इधर शिफ्ट करो, अब पूरा सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। पी निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका पी टोटल माइनस पी नॉट, यहाँ पर आ जाएगा पी टोटल माइनस पी नॉट, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलो, 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट, जब ब्रैकेट खोलेंगे आप तो पी नॉट माइनस पी टोटल और माइनस माइनस प्लस पी नॉट, ठीक है। लास्ट स्टेप, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट, पी नॉट कितना हो जाएगा, 2 पी नॉट माइनस पी टोटल, खत्म। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है, ठीक है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों गैसियस स्टेट के अंदर हो और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहे हो। जल्दी से उतारो से आप। हाँ जी, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था सारे के सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं, ओनली सर्टेन कोलिजन्स आर इफेक्टिव एंड इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन विच लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। और एक और चीज़ सुनो, अगर हम ये मान के चलते कि सारे के सारे कोलिजन्स इफेक्टिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती, यील्ड भी 100% होती। बट कभी यील्ड 100% आई है? नहीं आई है, ठीक है। जितनी हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उतना तो अमाउंट कभी आता ही नहीं है, उससे कम आता है, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्या होता है मैंने ये भी बता दिया था। ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, सर्टेन कोलिजन्स आर इफेक्टिव एंड इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स विच लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपने करनी है तो इफेक्टिव कोलिजन जो आप कर रहे हो मॉलिक्यूल्स के पास, उन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, इफेक्टिव कोलिजन करेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सब हमने डिस्कस करा था। एक नई टर्म आपके आगे आ रही है अब, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताता है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अगर आप वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो तो 1 लीटर में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो, मतलब 1 ml में ले रहे हो, तो 1 ml में कितने कोलिजन हो रहे हैं, ये पर यूनिट का मतलब होता है। आप यूनिट वॉल्यूम की यूनिट आप किस में ले रहे हो, उसके हिसाब से आपका पर यूनिट डिफाइन हो जाएगा। फिर मैंने बोला पर सेकंड, अगर आप टाइम घंटों में ले रहे हो तो 1 घंटे में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। अगर टाइम आप मिनट्स में ले रहे हो तो 1 मिनट में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। अगर आप टाइम सेकंड्स में ले रहे हो तो 1 सेकंड्स में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। तो बेसिकली कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या है,
पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 सेकेंड में, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कोलिजन्स फ्रीक्वेंसी। तो आप सोचो जरा, अगर मैं सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसीज को ही कंसिडर कर लूं तो उसके बेस पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम आएगी। अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझो जरा, लिखना नहीं, अभी समझो जरा, तरीके से लिखवाऊंगा। ये आपका ZAB है, ZAB है आपका, ZAB ही आपका बताता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। किसके बीच का कोलिजन? रिएक्टेंट A और B के बीच का कोलिजन। आपके सामने कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, यह आपके सामने रिएक्शन है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ZAB है वो आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर, 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप सिर्फ इसी के बेस पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो क्या रेट बनेगी, रेट इज इक्वल टू माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू ZAB, ये बनेगी रेट, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहां पे इफेक्टिव कोलिजन कंसीडर ही नहीं करे, मैंने सिर्फ क्या कंसीडर करा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके हिसाब से तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन ये बन जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगी, बट द पॉइंट इज, हमें पता है ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, सर्टेन कोलिजन्स आर इफेक्टिव एंड इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स विच लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कौन से मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे, जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहां पर, तो यहां पे मैं इसको F से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। F यहां पे क्या बता रहा है, F यहां पे क्या बता रहा है, F यहां पे क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। ये फैक्टर इंट्रोड्यूस करते ही मेरी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िया तरीके से अब ठीक हो गई, थोड़ी सी बेटर हो गई है, बट मैंने अभी भी एक फैक्टर मिस कर दिया। अगर आपको याद हो, SN2 का कॉन्सेप्ट आपको याद है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था SN2 SN1 का कॉन्सेप्ट। दोबारा से देखते हैं उसको दोबारा से देखते हैं। कार्बन, ये आपका यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, OH नहीं, हेलोजन, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप हेलोजन था, ठीक है। ये दोनों आपका ऑन द प्लेन बताए थे मैंने, एक मेरा बिलो द प्लेन था और दूसरा मेरा अबव द प्लेन था, ठीक है जी। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मैं SN1 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल मेरा यहाँ से नहीं अटैक कर रहा था, फ्रंट अटैक है ना, फ्रंट अटैक वहाँ पे नहीं था। SN2 के अंदर फ्रंट अटैक नहीं हो पा रहा था। रीज़न क्या था कि न्यूक्लियोफाइल पे माइनस साइन होता है, हेलोजन पे भी माइनस साइन होता है, आई मीन इस लिविंग ग्रुप पे भी माइनस साइन होता है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इधर से लिविंग ग्रुप निकलेगा, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, इसलिए फ्रंट अटैक हो नहीं पा रहा। तो न्यूक्लियोफाइल फिर करेगा क्या, रियर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल फिर करेगा क्या, रियर अटैक, ठीक है। और रियर अटैक करने के बाद आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया था, वॉल्टन इन्वर्जन हुई थी, ये न्यूक्लियोफाइल
ठीक है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इधर बिलो दी प्लेन हाइड्रोजन, इधर अबव दी प्लेन हाइड्रोजन, ठीक है, अबव दी प्लेन हाइड्रोजन। ये समझ में आया? यानी कि अगर आपके पास, आपके मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है भी, तो गारंटी नहीं है कि इफेक्टिव कोलिजन होगा, क्योंकि आपको दिखा दिया मैंने फ्रंट अटैक यहां हो नहीं पा रहा, बैक अटैक हो रहा है, ठीक है ना। मान लो आपने फ्रंट अटैक करवा भी दिया जबरदस्ती, तो प्रोडक्ट तो बनने वाला है नहीं, ठीक है। कहां से बनेगा? जब वो बैक अटैक करेगा। तो ये वाला फैक्टर भी तो मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तभी तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन के एक्चुअल रिलेशन मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन आपने इसके बराबर रख दिया, तो इसके हिसाब से तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कह रही है कि सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव हो जा रहे हैं। इसके हिसाब से तो यही है कि सारे के, आपने मान के चलिए सारे कोलिजन से प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दी। फिर मैंने आपको बताया कि नहीं भाई, सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, जितने कोलिजन होंगे उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल से, सॉरी कुछ ही कोलिजन से आपके प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो उस इफेक्टिव कोलिजन के फैक्टर को इंट्रोड्यूस तो करोगे, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये एफ की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ रखी है, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यही होता है। उठा के आप डाल भी दोगे तो आपका बन जाएगा रेट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। अभी ये भी बताता हूं माइनस डी एक्स बाई डी टी कहां से आ रहा है, ये भी बताता हूं। इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। यहां से मैंने ये कंसिडर कर लिया कि सारे के सारे इफेक्टिव कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन देते हैं आपको। फिर मैंने ओरिएंटेशन वाला फैक्टर नहीं कंसिडर करा, तो इसकी वजह से मेरी रेट की वैल्यू सही नहीं आ रही थी, करेक्ट नहीं आ रही थी। तो वो ओरिएंटेशन वाला फैक्टर मैंने आपको समझाया कि जब दो मॉलिक्यूल्स दो रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे तो उनका ओरिएंटेशन भी मुझे कंसिडर करना है। यहाँ पे फ्रंट अटैक भी हो रहा है, वहाँ पे बैक अटैक भी हो रहा है, और प्रोडक्ट किसकी वजह से बन रहा है? मेजरली बैक अटैक की वजह से बन रहा है। तो मुझे ओरिएंटेशन फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ओरिएंटेशन फैक्टर को, या स्टेरिक फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, इसके और भी नाम है, ओरिएंटेशन फैक्टर को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। P को आपने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू P जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब आपका रेट ऑफ रिएक्शन का करेक्ट रिलेशन आ गया, जो आपको एक्चुअल रेट बताएगा। एक बार वो रिएक्शन फिर से देखो। मान लो ए प्लस बी के बीच में रिएक्शन हो रही है और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, इसकी बराबर ले लो चलो, वरना वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है अगर आप डिफरेंट लोगे तो। यहाँ कुछ भी नहीं बना, इसमें से x चला गया, इसमें से x चला गया, यहाँ पे x बच गया। तो यहाँ कितना बचेगा? ए नॉट माइनस एक्स, इधर कितना बचेगा? ए नॉट माइनस एक्स और x। अभी मैंने बराबर लिया, ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप इसकी टर्म्स में निकालोगे तो कैसे करोगे? ए नॉट माइनस एक्स बाई डी टी, यही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। वो जो डी ए, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, मैंने इसकी जगह पिछली क्लासेस के अंदर आपको ऐसा कुछ लिखवाया था, डी ए बाई डी टी, है ना। तो ये जो ए की कंसंट्रेशन होती है ना, ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी होती है, एट टाइम टी होती है। और माइनस साइन तो आएगा ही, आपको पता है, क्योंकि मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहा हूं, ठीक है। इसको ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट आप खोलो तो डी ए नॉट बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी टी, जिसमें से ये तो चला ही गया। क्यों चला गया? क्यों चला गया बताओ? अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। आपने रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाला तो बाहर माइनस था, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। यानी कि जो रेट है, अगर ए के टर्म्स में निकालू तो क्या आ रही है? ठीक है, ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी घट रही है। आया कुछ समझ में? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लिख लो, लिखो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हेडिंग है कोलिजन थ्योरी। लिख लिया था क्या हेडिंग? कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें आप हेडिंग डालो, इसमें आप हेडिंग डालो द नंबर ऑफ कोलिजन्स
the number of collisions that take place, the number of collisions that take place per second per unit volume, the number of collisions take place per second per unit volume of the reaction, the number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture, of the reaction mixture is called collision frequency. ठीक है ना. The number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency. उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन से, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव the colliding molecule must have energy more than a particular value. For a collision to be effective, for a collision to be effective, the colliding molecules must have energy more than a particular value called threshold energy, called threshold energy. अब ये कॉपी करना, A plus B gives product, ZAB लिखो, ये सारा लिख लो. ये सारा लिख लो और यहाँ पे मेंशन कर देना, इधर मेंशन कर देना इसके लिए ये बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर. ठीक है, यहाँ तक लिखो, ज़रा यहाँ तक लिखो. लिखवाऊँ आगे, यहीं तक लिखना है आपने अभी, फिर इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिखवानी है, यहाँ तक लिखना है अभी आपने. लिखो उसके अंदर, द अबव इक्वेशन प्रेडिक्ट्स द वैल्यूज ऑफ, द अबव इक्वेशन, द अबव इक्वेशन प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ, द अबव इक्वेशन प्रेडिक्ट्स द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट्स, रेट कांस्टेंट्स fairly accurately. The above equation predicts the values of rate constant fairly accurately for reactions, fairly accurately for reactions involving atomic species or simple molecules. The above equation predicts the values of rate constant fairly accurately for reactions involving atomic species or simple molecules. Atomic species or simple molecules. However, if reactant molecules are complex, however, if reactant molecules are complex, significant deviations are observed. Significant deviations are observed. However, reactant molecules are complex. However, if reactant molecules are complex, significant deviations are observed because if the colliding molecules have energy, because if the colliding molecules have energy greater than threshold energy,
because even if the colliding molecules have energy greater than threshold energy, they may not have proper orientation. They may not have proper orientation. They may not have proper orientation. Because even if the colliding molecules have energy greater than threshold energy, they may not have proper orientation at the time of collision. At the time of collision, and no breaking of bonds in the reactant molecules. And no breaking of bonds in the reactant molecule. And no breaking of bonds in the reactant molecules, and formation of new bonds, and formation of new bonds to form product molecules may occur. And formation of new bonds to form product molecules, and formation of new bonds to form product molecules may occur. Thus, for a collision to be effective, the colliding molecules, the colliding molecules must have energy. Thus, for a collision to be effective, the colliding molecules must have energy greater than threshold energy. Thus, for a collision to be effective, the colliding molecules must have energy greater than threshold energy, and also must have proper orientations. I repeat, thus for a collision to be effective, the colliding molecules must have energy greater than threshold energy, and also must have proper orientation. अब ये एग्जाम्पल उतारो रिएक्शन का, ये रिएक्शन ये उतारो. कॉपीड. इसके बाद अब लिखो, टू अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर, of the colliding molecules, to account for the orientation factor for the collision to be effective, to account for the orientation factor for the collision to be effective, another factor P called orientation factor. To account for the orientation factor, for the orientation factor for the collision to be effective, to account for the orientation factor for the collision to be effective, another factor P called orientation factor, or steric factor. To account for the orientation factor for the collision to be effective, another factor P called orientation factor, ये लिखी हुई स्पेलिंग, और steric factor दूसरा नाम, और probability factor तीसरा नाम, has to be taken into consideration. अब आपका रिलेशन मॉडिफाई हो जाएगा. ठीक है जी, अब आपका रिलेशन मॉडिफाई हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट हमने यहाँ से करा था. वैसे कायदे से बोलूँ तो स्टार्ट तो हमने यहाँ से करा था. अगर मैं एक स्टेप यहाँ इंट्रोड्यूस कर दूँ तो रेट इज इक्वल टू
माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जेड ए बी। स्टार्ट तो यहाँ से होना चाहिए। उसके बाद मैंने इफेक्टिव कोलिजन्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो रेट अब घट गई, है ना। मैक्सिमम थी इधर रेट मैक्सिमम थी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम, रेट भी मैक्सिमम। फिर आपने फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सॉरी आई मीन टू से इफेक्टिव कोलिजन्स को इंट्रोड्यूस कराया, अब रेट घट गई। फिर आपने ओरिएंटेशन फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट का करेक्ट रिलेशन है। तो यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, कोलिजन थ्योरी के अंदर हमने क्या कंक्लूड करा कि दो फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं। एक एनर्जी फैक्टर कंसिडर करना होता है। भाई आप चाहते हो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिएक्टर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स इफेक्टिव हो, तो उन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होनी चाहिए। तो एनर्जी फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा और ओरिएंटेशन फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें आप लिख लिया या आपने कंक्लूड कर लो, लिख लो। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, according to collision theory the rate of reaction, according to collision theory the rate of reaction, according to collision theory the rate of reaction depends upon the number of effective collision. According to collision theory the rate of reaction depends upon the, according to collision theory the rate of reaction depends upon the number of effective collisions. According to collision theory, the rate of reaction depends upon the number of effective collisions, which in turn depends upon the following two factors. Which in turn depends upon the following two factors. According to collision theory, the rate of reaction depends upon the number of effective collisions, which in turn depends upon the following two factors. Number 1 लिखो एनर्जी फैक्टर और नंबर 2 लिखो ओरिएंटेशन फैक्टर। नंबर 1 लिखो एनर्जी फैक्टर और नंबर 2 लिखो ओरिएंटेशन फैक्टर। अब आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, 2 टॉपिक डिस्कस करें, यही रहते थे हमारे 2 टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी केमिस्ट्री क्लासेस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पसंद आती है उसे लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।